हेलो बच्चों, आज हम कंक्रीट का फोर्थ पार्ट लाए हैं। इसमें हम वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट पढ़ेंगे और इससे पहले हम जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो थे वो थोड़े बहुत रह गए थे, वो उनको भी पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। एनडीटी टेस्ट जो रह गए थे उनको भी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके एक मिनट, देखो, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट वह होते हैं जो हमारे कंक्रीट पर बिना छेड़खानी किए, यदि कंक्रीट बन गया, हमारी बिल्डिंग तैयार होगी, उसके बाद हम यदि हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं हम कंक्रीट को दोबारा जो बन हार्ड हो चुकी है उसको दोबारा हम क्यूब में ढालेंगे और उसकी कंप्रेसिव टेस्ट मशीन द्वारा इसकी टेस्ट करेंगे, कंप्रेस मशीन लगाएंगे, उससे टेस्ट करेंगे, ठीक है भाई। उसको हम दोबारा टेस्ट तो नहीं कर सकते। तो अब जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी पूरी डेवलप्ड है ना, तो हम ऐसा ऐसा तो है नहीं कि हम इस बॉडी को से पहले, जैसे कोई हड्डी टूट जाती है तो हमें ऐसा तो है नहीं कि हम पहले ये देखते हैं कि सबसे पहले ये हड्डी कहाँ से टूटी, हम पहले एक्सरे कराते हैं ना। तो कहने का मतलब ये बिना बॉडी को प्रभाव डाले बिना ये हमारी टेस्ट करता है। जैसे वेलोसिटी टेस्ट, आपका राउंड हैमर टेस्ट, मतलब ये है बस हमारा काम क्या है, उस मशीन लेनी है, जो भी मशीन इक्विपमेंट है, और हमें कंक्रीट पे लगा देना है या हमारी जहाँ भी साइट है वहां पर लगा देना है। यदि साइट तैयार होने के बाद, बिल्डिंग तैयार होने के बाद हम टेस्ट करना चाहते हैं तो हम टेस्ट कर सकते हैं। उन्हीं को बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, मतलब बिना डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हम और टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होते हैं, एनडीटी, वो मेथड है। मेथड क्या है? वह कंक्रीट की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इंटीग्रिटी को बताता है विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर के डैमेज के बिना ये हमारे कंक्रीट में स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इंटीग्रिटी को बताता है। कॉमन एनडीटी टेस्ट ऑफ कंक्रीट है, पहला है रिबाउंडेड हैमर कंक्रीट, इसको स्मिथ हैमर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हम सरफेस पर हार्डनेस चेक करते हैं ना, इससे हार्डनेस चेक करते हैं। तो सर हम देखो, जैसे कि इसमें, जैसे कि ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस के ऊपर हमने इसको लगाया और टेस्ट किया, ठीक है, ऐसे ही है। और इसमें एक बटन होता है, उसको पुश करते हैं कंक्रीट पर और फिर बाद में हम उसको रिलीज करते हैं, बटन को छोड़ देते हैं, फिर वो वापस आ जाता है। तो फिर हम बाद में उसमें एक मीटर लगा होता है, मॉनिटर, उसमें टेस्ट चेक कर लेते हैं कितना है। ये सबसे ज्यादा क्विक और पोर्टेबल है, सबसे आसानी से और सबसे जल्दी हम टेस्ट कर सकते हैं। इससे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। इससे हम जगह जगह हर बीम या कॉलम या बिल्डिंग के चारों ओर या बिल्डिंग के आसपास हम जो भी चेक करना चाहते हैं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग जो ये साइट है वो उसमें यूनिफॉर्मिटी स्ट्रेंथ है, हर जगह समान, आपकी क्या, हर जगह समान क्या स्ट्रेंथ आ रही है या नहीं। तो ये हमारी to equate the uniformity and relative quality of concrete across the different element और area, है ना। डिफरेंट एरिया में भी हम पता कर सकते हैं। देखो कैसा होता है ये रिबाउंडेड हैमर है एक प्रकार का, ठीक है। ये प्लंजर है, ये कंक्रीट है, ये हो गया आपका कंक्रीट, ये प्लंजर है, ठीक है। इसमें एक आयरन की निडल सी होती है, ठीक है, और ये होता है बटन, यहाँ पर बटन, इस कंक्रीट पे ले जाने के बाद हम बटन को दबाते, वो कुछ सेकंड हम उसको रोकते और वह मॉनिटर पर अपनी स्ट्रेंथ शो करने लगता है। देखो, पहला है आपका रिबाउंडेड नंबर, यदि 40 से ज्यादा है तो वेरी गुड और वेरी हार्ड लेयर है, ठीक है। 30 से 40 है तो गुड लेयर है, गुड लेयर है, ठीक है। 20 से 30 है, लाइट जली रहने देना, फेयर है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन फेयर है हमारी कंक्रीट।
यदि 20 से कम है तो पुअर कंक्रीट है, और 0 है तो हम भैया उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हमारे उसके हिसाब से, ठीक है। तो रिबॉन्ड है उन पर आता है, ठीक है, इसके ऊपर मॉनिटर पर शो करता है, नंबर शो करते हैं। यदि वो 40 से ज्यादा तो वो बहुत अच्छी गुड स्ट्रेंथ है, गुड हार्डनेस है उसमें बिल्डिंग में, और 30 से 40 है तो गुड लेयर है, और 20 से 30 है तो फेयर है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट थी, कोई नहीं, ये एसएससी में ज्यादा याद मत करना, लेकिन मैंने बता दिया कि हाँ रिबाउंडिंग हैमर कौन सा होता है, तो आप एक बार ये पता होना चाहिए आपको सभी को। दूसरा है आपका अल्ट्रासाउंडिक पल्स वेलोसिटी, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी यूपीवीसी। इससे हम मेजर करते हैं स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव थ्रू कंक्रीट के माध्यम से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजते हैं, इससे हमें डिटेक्ट हो जाते हैं क्रैक, वॉइड, इंटरनल इनफॉर्मिटी, ठीक है। हायर वेलोसिटी इंडिकेट करती है कि बेटर कंक्रीट क्वालिटी है, यदि हमारी हायर वेलोसिटी है तो इसका मतलब हमारी बेटर क्वालिटी कंक्रीट है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यूजिंग साउंड वेव्स, मतलब इसमें साउंड वेव्स के द्वारा टेस्ट करते हैं हम एक प्रकार से, और उसकी वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी के माध्यम से हम ये टेस्ट करते हैं कि हमारी कंक्रीट में कितनी स्ट्रेंथ है। इससे होमोजिनिटी और डिफरेंट स्ट्रक्चर एरिया पर यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर चेंज ओवर द टाइम, चेंज के हिसाब से जैसे जैसे हमारा चेंज बढ़ता रहता है, टाइम बढ़ता रहता है, तो हमारे स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वॉइड तो नहीं है, क्रैक्स तो नहीं है ना। ये हमारे डायनेमिक इलास्टिक मॉड्यूलस को ही बताता है, ये क्वालिटी कंट्रोल और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग है, ठीक है। कुछ नहीं है, जैसे कि मैं इसका वो लाया हूँ पिक्चर, तो मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि जैसे ये कंक्रीट का स्पेसिमेन है, ठीक है, कंक्रीट का क्या है, ये स्पेसिमेन है, और इधर क्या है, ट्रांसड्यूसर है, इधर भी क्या है, ट्रांस, ठीक है। हम इधर से वेलोसिटी को भेजते हैं इसमें, है ना। अरे ये ऐसा मीटर होता है एक प्रकार का मॉनिटर टाइप का, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मीटर। हमें सब पता पल्स क्या हो गया हमारा, एक प्रकार से हम कहते हैं ना बॉडी में पल्स पल्स जनरेट हो रही है, तो एक प्रकार से साउंड वेलोसिटी, हम साउंड की वेलोसिटी के माध्यम से हम ये चेक करते हैं कि कंप्लीट, यदि हमारी पल्स 4.5 से ज्यादा है तो वो एक्सीलेंट है, ओके। यदि 3.5 से लेके 4.5 के बीच में है तो गुड है, और 3 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से और 3.5 के बीच में है तो मीडियम है, और बिलो 3.0 है तो डाउटफुल है भैया। कंक्रीट क्वालिटी हमें चेक करना, ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। यदि 4.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से है, आ रही है उसकी यूनिट मीटर में शो कर रही है, जैसे इस मीटर में शो करती है, बस क्या है, कुछ नहीं है, प्लस माइनस। मान लीजिए जैसे हमारे स्टेपलाइजर में या हम बिजली के बोर्ड में ज्यादातर देखते हैं, या चार्जर में प्लस माइनस 2 होते हैं ना, तो ऐसे ही है, प्लस माइनस दो होते हैं, इसमें एक तरफ से साउंड को हम भेजते हैं और दूसरी तरफ से वो कैच करता है। यदि हमारा कंक्रीट जितना डेंस होगा इतनी हमारी अच्छी वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं आपके वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी क्या है, देखो वर्केबिलिटी जो है इसको दो भागों में तोड़ दो। वर्क एबिलिटी मतलब कार्य करने की क्षमता, है ना। जैसे कि वर्क मान लें क्या होता है, वर्क मीन्स होता है आपका कोई जॉब या टास्क, ठीक है, कोई काम या कार्य करना, ओके। और एबिलिटी मीन्स होता है स्किल या पावर ड्यू टू समथिंग, किसी काम को करने की क्षमता या ताकत। भाई कोई भी हम काम कर रहे हैं उसकी कोई क्षमता तो होगी, उसमें कोई ताकत तो लगाएंगे, जब तो हमारा कोई काम होएगा, ठीक है। वर्कबिलिटी का मतलब है हाउ इजी और पॉसिबल इट इज डू टू डू ए जॉब और टास्क, मतलब कितनी आसानी से हम अपना कार्य कर सकते हैं। देखो इसमें लिखा भी है, वर्कबिलिटी का मतलब है कि किसी काम को करना कितना आसान या संभव है, किसी कार्य को करना कितना आसान या संभव है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, अब वो कोई नहीं बोलेगा। वर्कबिलिटी जो है रेफर करता है इजी एंड इफिशियंसी ऑफ फ्रेश कंक्रीट कैन बी हैंडल ड्यूरिंग मिक्सिंग, है ना। देखो वर्कबिलिटी हमारी कंक्रीट को हैंडल करता है, जैसे हम मिक्स करते हैं जब ये बताता है कि हमारी कंक्रीट की वर्कबिलिटी कैसी, जितनी हम अच्छी तरीके से हम काम को करेंगे तो हमारी वर्कबिलिटी अच्छी है। फिर है ट्रांसपोर्टिंग
प्लेसिंग, कंपैक्टिंग एंड फिनिशिंग, ठीक है, विदाउट कॉजिंग सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग। भाई बिना ब्लीडिंग के, बिना कोई भी हमारे कंक्रीट में क्रैक के बिना हम कितनी आसानी से मिक्सिंग कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, प्लेसिंग कर पा रहे हैं, कंपैक्टिंग कर पा रहे हैं, फिनिशिंग कर पा रहे हैं कंक्रीट की, वही हमारी वर्केबिलिटी है। तो वर्केबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंपैक्टिंग एनर्जी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉइड्स के। रिलेशन ऑफ द कंपैक्टिंग एनर्जी, मतलब जितनी लो आपकी वर्केबिलिटी होगी इतने ज्यादा आपकी कंपैक्शन एनर्जी लगेगी। देखो अब कोई भी बड़ा पत्थर है, हम मोर कंपैक्शन एनर्जी यूज कर रहे हैं, मान लो हम कोई भी मोर कंपैक्शन एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें वर्केबिलिटी तो हमें कार्य करने की क्षमता तो हम ज्यादा कर रहे हैं, हमारी तो लो वर्केबिलिटी होगी वहां, तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा हम एनर्जी कंपैक्शन का यूज करते हैं तो लो वर्केबिलिटी होती है। जितना हम कार्य करने की क्षमता में एनर्जी कम लगाते हैं इतनी हमारी हाई वर्केबिलिटी होती है, वही कह रहा है। और जितने कम वॉइड होंगे, जितने कम वॉइड होंगे इतनी हमारी वर्केबिलिटी अच्छी होगी, और जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे इतनी हमारी वर्केबिलिटी कम होगी, ठीक है। ये अब आते देखो फैक्टर इफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कौन कौन से हैं। देखो वाटर कंटेंट तो है ही है, भाई पानी ज्यादा मिला दिया तो हमारा कंक्रीट में वो हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, वो तरल लिक्विड पोरोसिटी बढ़ जाएगा, तरल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एक प्रकार से। और यदि वाटर कंटेंट हमारी कंक्रीट में कम है तो हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, या हनीकॉम्ब बन जाएगा, उसमें वर्ड्स ज्यादा होंगे। लेकिन वाटर कंटेंट ज्यादा कर देंगे तो वर्ड्स तो कम हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। सीमेंट कंटेंट में सीमेंट भी करता है हमारी वर्केबिलिटी को। एग्रीगेट ग्राइंडिंग, एग्रीगेट नेचर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कॉम्पैक्शन टाइप, कंक्रीट प्लेसमेंट, कंक्रीट ट्रांसपोर्ट, ये कुछ आपके फैक्टर है। देखो हम और आसानी से पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए चलते हैं। देखो कौन कौन सी चीजें हमारी वर्केबिलिटी को प्रभाव डालती हैं। देखो पहला है आपका क्या है, वाटर कंटेंट, जितना ज्यादा होगा इतनी वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही। जितना हम कम पानी मिलाएंगे इतना वो ड्राई और हार्ड होगा, और उतना ही हमें मेहनत या एनर्जी करने में एनर्जी का यूज ज्यादा करेंगे। जितना हम कम एनर्जी का यूज करेंगे तो हमारी वर्केबिलिटी ज्यादा हो गई। बात टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट पर भी डिपेंड करता है उसका टेक्सचर कैसा है। यदि हमारा टेक्सचर स्मूथ है तो वर्केबिलिटी अच्छी है रफ के मुकाबले। ओके, साइज ऑफ एग्रीगेट, देखो कोर्स एग्रीगेट में वर्केबिलिटी अच्छी होती है फाइन के मुकाबले, ठीक है भाई। छोटे छोटे बहुत महीन महीन कण है ना, मान लो बहुत छोटे छोटे कण है। अब एक मानसून रेत ले लो और बदरपुर ले लो, रेत और बदरपुर के मुकाबले किसमें वर्केबिलिटी हमारी अच्छी होगी, तो बदरपुर में। बदरपुर तो हम कितनी आसानी से कर सकते हैं, रेत को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें रेत में क्या है बेटा, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, देखो मेरे कहने का मतलब ये बेटा, अभी हम इसको इसमें से समझाते हैं कि कार्य करने की, जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, इसको हमने रस्सी से उठाना है। मान लो ये रस्सी ली, इसको हमने उठाया, तो हम आसानी से रस्सी बांधी, उठा लिया। अब क्या है, हमें ये चारों उठाने, कोर्स है मतलब फाइन अब ये, तो हमें पहले इन चारों को बांधना होगा सही तरीके से, ठीक है। बांध के जब कहीं इसको उठाएंगे, ठीक है, और इसमें ज्यादा रस्सी का यूज हो रहा है, ज्यादा रस्सी का यूज हो रहा है तो इसका मतलब ज्यादा वर्केबिलिटी का यूज हो रहा है। इसमें कम रस्सी का यूज हो रहा है तो कम 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 रस्सी का यूज हो रहा है, तो इसमें क्या है, आपकी वर्केबिलिटी अच्छी है। इसमें एनर्जी भी कम लग रही है, इसमें क्या है, हम एनर्जी ज्यादा लगा रहे हैं, टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, इसमें टाइम कम लग रहा है, तो इसलिए बेटा अब देखो क्या है, मतलब मैं बता दूं, सरफेस एरिया कम है इसमें, है ना, देखो सरफेस एरिया कम है, ठीक है, तो वर्ड्स भी कम होंगे, वर्ड्स कम है तो जेल रिक्वायर्ड भी कम होगा, जेल रिक्वायर्ड कम है तो लुब्रिकेशन मोर होगा और वर्केबिलिटी हाई हो जाएगी। इसमें क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, वर्ड्स ज्यादा हो जाएंगे, तो वर्ड्स ज्यादा, वर्ड्सों के बीच में हमें जेल भी ज्यादा मात्रा में चाहिए, उसका मतलब
जेल पानी ज्यादा मात्रा में चाहिए, जिससे लुब्रिकेशन कम हो जाती है और वर्केबिलिटी लोअर हो जाती है। बस ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्या, शेप ऑन एग्रीगेट। शेप ऑन एग्रीगेट राउंडेड होगा तो अच्छा वर्केबिलिटी होगी, रेंगुलर में नहीं। ग्रेडेड ऑफ एग्रीगेट, वेल ग्रेडेड मिक्स इंप्रूव पैकेजिंग एंड फ्लो। मतलब वेल ग्रेडेड मिक्स होंगे तो इसका मतलब ये है कि हम सभी तरह के एग्रीगेट है तो हमारे होगा। वर्केबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एग्रीगेट के, वर्केबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, ठीक है। ये आपके कुछ ऐसे फैक्टर। अब क्या है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो वर्केबिलिटी कम होगी, बिल्कुल हमने पढ़ लिया। जितनी कम स्ट्रेंथ लगेगी इतनी वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। हमने एनर्जी पता कर ली भाई, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी हमारे कार्य करने के लिए, जाहिर सी बात है वर्केबिलिटी कम होगी। और वर्केबिलिटी में जितना ज्यादा टाइम लगता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो ठीक है। मतलब जितना ज्यादा टाइम लग रहा है तो लो वर्केबिलिटी, जितनी जल्दी टाइम हो जा रहा है तो हमारा वर्केबिलिटी, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने इसमें भी समझा गया है कि लेस सरफेस एरिया है इसमें, इसमें मोर सरफेस एरिया है, ठीक है। अब वर्केबिलिटी को भी टेस्ट करने के लिए अलग अलग हमारे इक्विपमेंट है, या हम उनको नाम से जानते हैं, अलग अलग टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो कंक्रीट वर्केबिलिटी इज सिंपली टेस्टेड यूजेस IS 1199 मेथड लाइक स्लम टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर, बीम टेस्ट, ठीक है। ये कुछ वर्केबिलिटी के टेस्ट हैं, जैसे कि स्लम टेस्ट, जैसे कि इसमें देखो स्लम टेस्ट है ना। दूसरा क्या है, मान लीजिए कंपैक्ट फैक्टर एपरेटेक्स, ठीक है। तीसरा बीबी कंस्टिटोमीटर, कैलिबोल टेस्ट एपरेटेक्स, फ्लो टेबल। ये आपके वर्केबिलिटी के कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट है, 4-5 है, इनको हम आसानी से पढ़ते हैं। आइए, स्लम टेस्ट, हम वर्केबिलिटी को नापने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है आज सबसे, ठीक है। इसमें क्या है, हम कंसिस्टेंसी को मतलब और फ्लोबिलिटी और फ्रेश कंक्रीट को हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। मतलब यानी हमें कंक्रीट में वर्केबिलिटी को पता करना है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, पानी कितना मिला हुआ है, पानी कम है तो कंसिस्टेंसी कम है, मतलब देखो पानी कुछ एक निश्चित मात्रा में भी तो होगा जब तो ठीक रहेगा। यदि हम कम कर देंगे बिल्कुल तो हनीकॉम हो जाएगा, और यदि हम थोड़ा उसमें बीच में रखेंगे तो उसमें कंसिस्टेंसी होएगा, और ज्यादा पानी मिला देंगे तो फ्लोएबिलिटी हो जाएगा। तो हमें यही टेस्ट करना है कि कंक्रीट में कितना पानी है, कितनी उसमें कंसिस्टेंसी है, ठीक है, फ्रेश कंक्रीट में। तो इस बेस्ट सुटेबल फॉर मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी मिक्स, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी ड्राई लो वर्केबिलिटी और वेरी फ्लूइड सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए ये नहीं सुटेबल है। ये बीच में देखो, यदि ज्यादा इसके बारे में हम देखो पढ़ेंगे तो इसकी ये जो लाइन है बाद में आपको समझ में आ जाएगी कैसे। देखो ऐसे कि देखो हमारा एक स्लम टेस्ट क्या है, देखो एक प्रकार का एक कोन है जिसमें डायमीटर 10 सेंटीमीटर ऊपर होता है, 20 सेंटीमीटर का नीचे, और 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। अब करते क्या है, इसमें हम कंक्रीट भरते हैं, ठीक है। कंक्रीट हम इसमें भरते हैं, कैसे देखो, कैसे मैं बताता हूँ, एक मिनट, 28, एक मिनट, मैंने गलत पेज नंबर खोल दिया, 20, 21। देखो क्या है, हम यूज द स्टैंडर्ड स्लम कोन यूज करते हैं जिसमें 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है, 20 mm उसका बेस होता है, और टॉप होता है 100 mm मतलब 100 सेंटीमीटर। टैंपिंग रोड होती है 16 mm की, टैंपिंग रोड की लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर की। इसको हम स्लम में फिल करते हैं हम 3 से 4 लेयर में। यदि तीन लेयर में यूज कर रहे हैं, जनरली हम ज्यादातर 3 लेयर में यूज करते हैं, तो 100 mm पर इसको हम फिल करेंगे। 100 mm फिल करा, फिर उसको हमने 25 टाइम स्ट्रोक करा, है ना, 25 टाइम स्ट्रोक करा, किससे,
टैंपिंग रोड से जिसकी डायमीटर कितनी है 16 mm और जिसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमने 25 बार स्ट्रोक करने के बाद फिर लेयर हमने दूसरी भरी, फिर 25 टाइम स्ट्रोक करा, फिर तीसरी लेयर भरी 100 mm की, तो 3 लेयर होगी। ठीक है, तीन लेयर में भरते हैं। यदि कहीं कहीं क्वेश्चन में है 4 लेयर में, तो 75 mm भरते हैं, क्योंकि 300 mm की उसकी हाइट है और ईच हर लेयर में हम कॉम्पैक्ट करते हैं 25 बार और उसको धीरे से उठाते हैं, है ना। ठीक है, उसको ग्रेजुअली उठाते हैं स्लम स्टैंडर्ड कोन को, जैसे कि हमारा इसमें है, एक मिनट, इसमें जैसे कि ये है ना, इसमें यहाँ हैंडल लगा रहता है, इसमें क्या हैंडल लगा रहता है, यहाँ पर इससे पकड़ के हाथों से उठाते हैं। ठीक है, उठाते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी 300 mm जो हमारा जो कोन है उसके हिसाब से कितनी ये स्लम फ्लो हो रहा है, मतलब नीचे गिरा है ग्रेविटी के कारण या किसी भी उसके कारण। ठीक है, देखो इसमें क्या है, मेजरिंग स्लम का, ठीक है, 20 mm का डाया इसमें हम कर रहे हैं और स्लम टेस्ट को रखने के बाद ऐसे, और फिर हम ये यहाँ पर देखते हैं ये कितनी वो आ रही है हमारी, आ रही है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, कुछ नहीं, 122। अब इसमें 4 प्रकार के स्लम वो होते हैं। देखो ट्रू स्लम तो ये होता है कि हमने ऊपर उठाया तो वो ऐसा होगा, जीरो में ये होगा फुल हो जाएगा, कोलैप्स में बिल्कुल बिखर जाएगा और शेयर में ये एक तरफ थोड़ा सा ढलान हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले 25 बार स्टॉक करते हैं पहले लेयर में, फिर दूसरी लेयर भरते हैं, देखो इसमें ये रहा, फिर ये करते हैं, फिर तीसरी लेयर भरते हैं, फिर तीसरी लेयर के भरने के बाद इसको हम ऊपर से ये वाले को हटा देते हैं, फिर इसको ऊपर से उठाते हैं, उठाने के बाद हम ये जो है हम इसको स्लम कोन को रख कर उधर और मेजर से नापते हैं कि इसकी हमारी स्लम वैल्यू कितनी है। ये है आपका इतना इजी। ठीक है, तो 3 मिनट के अंदर करना होता है ये हमें टेस्ट हमारा। ट्रू स्लम बेटा वो होता है जिसमें कंक्रीट सेटल हो जाता है, यूनिफॉर्मिटी, वर्कबिलिटी क्या है, मीडियम। कोलैप्स में क्या है आपका, कोलैप्स में कंक्रीट बिल्कुल ही नीचे बिखर जाती है, एक प्रकार से नीचे हो जाती है, सबसे ज्यादा हमारी उसमें शेयर वैल्यू आएगी, स्लम्प वैल्यू आएगी, जितनी ज्यादा स्लम्प वैल्यू आएगी वर्कबिलिटी ज्यादा होगी। वर्कबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो इसमें कंक्रीट कोलैप्स कंप्लीटली होगा, वेरी हाई। ठीक है, शेयर स्लम में एक साइड स्लिप कर जाएगा तो इसका मतलब पुअर है, और ये आपका मीडियम वर्कबिलिटी है। ठीक है, ओके, ये हमारे स्लम टेस्ट हो गया। देखो अब इसमें 4 प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे वैल्यू आई 0 से 25 mm के बीच में, तो इस वर्कबिलिटी हमारी हो जाएगी वेरी लो। ठीक है, वर्कबिलिटी हमारी वेरी लो हो जाएगी और वो हमारा कंक्रीट कैसा है, वेरी ड्राई। यदि हमारी स्लम प्रेज 25 से 75 mm के बीच में आ रही है तो वह क्या हो जा रहा है, स्टिफ प्लास्टिक, वह ड्राई या स्टिफ प्लास्टिक होगा और हमारी वर्कबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यदि हमारी स्लम्प वैल्यू 100 से 50 mm के बीच में आ रही है तो ये हमारा कंक्रीट कैसा होगा, प्लास्टिक, मतलब ये अच्छा प्लास्टिक, इसको हम यूज कर सकते हैं हैवी कंस्ट्रक्शन बीम में, आरसीसी में। वर्कबिलिटी मीडियम। यदि हमारी 150 mm से और 100 mm के बीच में आ रही है स्लम्प वैल्यू तो ये आपकी वर्कबिलिटी हो जाएगी हाई, और इसमें क्या होएगा, सेमी फ्लूइड, मतलब अर्ध तरल पदार्थ हो जाएगा। और यदि 150 mm से ज्यादा आ रही है तो ये सबसे ज्यादा वर्कबिलिटी हो जाएगी, और इसका मतलब ये बहता हुआ क्या है, हमारा कंक्रीट है। वेरी ड्राई हम यूज करते हैं आरसीसी मशीन, आरसीसी रोड्स में, मशीन कंपैक्शन में, पेमेंट में। ड्राई जो जिसकी वैल्यू 25 mm से लेके 75 mm आ रही है उसको हम यूज करते हैं स्ट्रीम फुटिंग में, लाइट रेनफोर्स में, स्लैब बीम, वॉल्स, मास कंक्रीट में भी कर सकते हैं। ठीक है,
और जो आपका जो मीडियम है 50 से 100 के बीच में जो स्लम्प रेंज आ रही है उसमें मतलब हैवी रेनफोर्स सेक्शन स्लैब्स बीम वॉल कॉलम फ्लोर्स, ठीक है, इसमें आती है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, हम ऐसे चेक करते हैं। देखो स्लैम्प कोन को हमने ऐसे रख दिया और हम यहाँ से इसकी ये देखते हैं कि कितनी इसकी वैल्यू आ रही है। बेस्ट वर्केबिलिटी ये है कि 150 mm से ज्यादा है, तो मैंने जैसे बताया आपको 150 mm से ज्यादा है तो वो फ्लोइंग कंक्रीट है, ठीक है। और यही हमारा कम से कम 100 से लेके 50 स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए, किसके लिए, पंपिंग ट्रेमिंग और कॉम्प्लेक्स फॉर्म वर्क के लिए, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये मैंने बता दिया है कि 10 से 25 mm के बीच में होगा तो कंक्रीट विद वाइब्रेशन करना पड़ेगा, है ना। और रोड कंस्ट्रक्शन में 20 से 30% हम 20 mm रोड करते हैं। 25 मास कंक्रीट में 25 से 50, ये मैंने बता दिया, कोई नहीं, आप एक बार टेबल देख लेना, ठीक है। आई होप ये आपको टेबल पसंद आई हो, आ रही होगी, ठीक है। मैंने स्लम्प वैल्यू को बिल्कुल सही ढंग से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि जिससे तो आप लोगों को आसानी हो। ये नहीं कि स्लैम वैल्यू हमने निकाल रही है ना, स्लैम वैल्यू हमने निकाल तो ली, लेकिन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं स्लैम को, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। स्लैम वैल्यू हमारी आ रही है 50 से 100 के बीच में, तो हम नॉर्मल आरसीसी वर्क्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कैनल लाइनिंग में हम 70 से mm 70 80 से 70 mm से लेकर 80 mm तक हम यूज करते हैं स्लैम वैल्यू यदि आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ठीक है, कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है कंपैक्टिंग फैक्टर टैक्स। इसमें कुछ नहीं, देखो कंक्रीट को हमें इस होपर्स में इसमें डालना है, फिर इसको जो ट्रे लगी हुई है इस ट्रे को निकाल देना है। जैसे ट्रे को निकालेंगे हमारी कंक्रीट इसमें आएगी और वो कंपैक्ट हो जाएगी। फिर हम ट्रे को यहाँ से निकाल देंगे, फिर ये सिलेंडर में चली जाएगी, सिलेंडर में चली जाएगी हमारी कंक्रीट। ओके, इसको हम इसका वेट कर लेंगे, ये हो जाएगा एक प्रकार से, वेट कर लिया हमने, ठीक है। फिर हम फुली कंपैक्टेड इसमें इस सिलेंडर में दोबारा कंक्रीट भरेंगे फुली कंपैक्टेड तरीके से, और उन दोनों को डिवाइडेड करके उनको हम टेस्ट करते हैं। देखो क्या है, इट इज ए वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू लो टू मीडियम कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये स्पेशली यूजफुल ऑफ ड्राई मिक्स रोड कंस्ट्रक्शन और प्रीकास्ट एलिमेंट। ये लैब टेस्ट और फिल्टर्स दोनों है। इसमें 2 होपर है, एक सिलेंडर कंटेनर है, ये सिलेंडर कंटेनर है। बैलेंस फॉर वेजिंग है, मतलब वजन नापने के लिए। टेम्पिंग रॉड है। इसमें क्या है, जितनी ज्यादा आपकी वर्केबिलिटी आएगी इतना आपका कॉम्पैक्ट फैक्टर आएगा, जितनी आपकी कॉम्पैक्ट फैक्टर आएगी इतनी आपकी स्लम्प वैल्यू आएगी। देखो क्या है इसमें, क्या है मैं बता देता हूँ। ये आपका ये ऐसा होता है जो आपकी इसमें 279 mm का ये पहला इसमें होपर रहता है, फिर इसमें लेंथ होती है इसकी 254, ठीक है। हम इसमें पहले इसमें कंक्रीट डालते हैं, कहने का मतलब ये इसमें कंक्रीट डालते हैं, फिर यहाँ जो एक प्रकार से ट्रे लगी होगी उसको निकाल देते हैं, फिर झटके से वो कंक्रीट इधर गिरेगी, फिर यहाँ जो इसमें जो ट्रे है यहाँ रुका पड़ा रहेगा, फिर हम इस ट्रे को निकालेंगे, सिलेंडर में आ जाएगा, ठीक है। बस यही करना है और कुछ नहीं। अब क्या है इसमें देखो, ठीक है, फुल कंक्रीट अपर होपर विदाउट कंपैक्शन में इसमें फुल करेंगे, फिर ट्रैप को ओपन करेंगे, इसमें जो ट्रैप है इसको ओपन करेंगे, ये जो ट्रैप है, फिर वो गिर जाएगा लोअर होपर में, इसमें लोअर होपर में गिर जाएगा। फिर लोअर होपर की ट्रे को हम खोल देंगे, ओपन कर देंगे, फिर कंक्रीट गिरेगा क्या, सिलेंडर में। फिर हम वेट करेंगे कंक्रीट का, सिलेंडर वाले कंक्रीट का, वो हो जाएगा W1। फिर हम सिलेंडर को 50 mm की लेयर में फुली कंपैक्टेड करेंगे, फुली वाइब्रेशन फुली कंपैक्ट के, फिर उसको बोल देंगे W2। और W2 करने के बाद इसमें ऐसा होता है, इन दोनों को हम फिर करते हैं डिवाइडेड। कैसे, देखो ऐसे, फुली ऑफ पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट और फुली कंपैक्टेड, मतलब वेट ऑफ पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट अपॉन में वेट ऑफ फुली कंपैक्टेड कंक्रीट, ठीक है। कोई नहीं, अभी एक मिनट, वेरी लोग यदि वर्केबिलिटी आती है भाई, किसी एक मिनट बच्चों, किसी कारणवश ये हमारी टेक्निकल इशू आ गया है, तो सॉरी,
इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भी चलता हूँ।